हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज। एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर 5 तक हम सारे पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी को समझ में आए हैं। एंड कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट सेटिस्फाई अवर नीड्स। रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, जो हमारी नीड्स को पूरा करती हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट गिव अस एनर्जी। एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हो गए जो हमें एनर्जी देते हैं, विच कैन बी यूज टू कुक फूड, रन मशीन्स एंड सो ऑन। और उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं फूड पकाने के लिए, मशीन्स चलाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में हम उस एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑफन कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिसिटी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी ही सबसे बड़ी हो गई है आज तो, जिसे हम पावर भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ यूज़फुल एनर्जी। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है यूज़फुल एनर्जी की, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। देखते हो ना, गर्मियों में तो 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए तो फिर टेंशन होने लगती है कि लाइट आएगी भी नहीं आएगी, है ना। इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसको हम बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से जनरेट कर सकते हैं। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। इन अ पावर प्लांट, जो पावर प्लांट होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग द शाफ्ट ऑफ अ जनरेटर अटैच टू अ टर्बाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करी जाती है पावर प्लांट में। अब पावर प्लांट कहोगे मैम ये ऐसा वाला प्लांट है कि ये ऐसा वाला प्लांट नहीं है, ठीक है, ये इंडस्ट्री को बोल रहा है, जो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम पावर प्लांट बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है कैसे? एक जनरेटर होता है, उसमें एक शाफ्ट होता है, उसे रोटेट कराया जाता है, ठीक है। जो वो शाफ्ट जो होता है वो टरबाइन से क्या रहता है, अटैच्ड रहता है, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है पावर प्लांट में। थर्मल पावर इज जनरेटेड बाय हीटिंग वाटर टू मेक स्टीम एंड यूजिंग द स्टीम टू टर्न टर्बाइंस। थर्मल पावर को जनरेट किया जाता है, थर्मल पावर को जनरेट किया जाता है वाटर हीट करके, ठीक है। वाटर हीट करते हैं, स्टीम बनती है, और उस स्टीम को यूज़ किया जाता है टर्बाइंस को रन करवाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे थर्मल पावर बनती है। द हीट यूजुअली कम्स फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स विच कंटेन ट्रैप्ड सोलर एनर्जी। हीट जो आती है, आप बोले ना बाय हीटिंग दी वाटर, अब वो हीट कहाँ से आती है? हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। उन फॉसिल फ्यूल्स में क्या होती है? सोलर एनर्जी ट्रैप्ड रहती है, तो उन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, वाटर हीट होता है, स्टीम प्रोड्यूस होती है। स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद टर्बाइंस रोटेट करते हैं फॉर जनरेटिंग एटॉमिक, दैट मीन्स न्यूक्लियर पावर, विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ थर्मल पावर। थर्मल पावर का एक फॉर्म है, एक टाइप है एटॉमिक पावर, जिसे आप न्यूक्लियर पावर भी बोल सकते हो। उसे बनाने के लिए वी गेट हीट फ्रॉम सर्टेन मिनरल सब्सटेंसेज। तो एटॉमिक पावर को जनरेट करने के लिए हीट जो मिलती है वो हमें मिनरल सब्सटेंसेज से मिलती है। मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। मिनरल्स हो गए आपके जैसे यूरेनियम और थोरियम, ओके। तो ये एटॉमिक पावर में यूज़ किया जाता है इस मिनरल्स का। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर इज जनरेटेड फ्रॉम रनिंग वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइडल पावर, हाइड्रो में होता है वाटर, वाटर से पावर बनाने के लिए क्या कर, मतलब वाटर से पावर बनाई जाती है, ठीक है। इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम रनिंग वाटर, जो बहता हुआ पानी होता है ना, उससे बनाई जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्सेज और सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बी कन्वेंशनल, दैट मीन्स ट्रेडिशनली यूज्ड, और नॉन कन्वेंशनल, दैट मीन्स यूज्ड एज अल्टरनेटिव्स टू द ट्रेडिशनल सोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं वो कन्वेंशनल हो सकते हैं या फिर नॉन कन्वेंशनल हो सकते हैं। कन्वेंशनल हो गए जो पुराने टाइम से यूज़ होते हुए आ रहे हैं, ट्रेडिशनली यूज्ड, ठीक है, जो पहले टाइम से यूज़ होते हुए आ रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल हो गए कि इन ये जो कन्वेंशनल होते हैं इनका ऑल्टरनेटिव क्या होता है, ठीक है। बोलते हैं जैसे चीनी नहीं है तो बूरा डाल लो, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो एक तरीके से क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं वो कन्वेंशनल हो सकते हैं और नॉन कन्वेंशनल हो सकते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनली यूज्ड, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए आपके, यानी कि यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव्स टू द ट्रेडिशनल सोर्सेज। जो ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं आपके, उनकी ऑल्टरनेटिव में यूज़ करना, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टॉक के बेसिस पर। एनर्जी रिसोर्सेज आपके रिन्यूएबल भी हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल। स्टॉक में समझते हो ना, जैसे घरों में मसालों का स्टॉक होता है, तो उन चीज़ों को हम स्टॉक बोलते हैं। तो ऐसे ही सोर्सेज जो होते हैं, ये एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं उनके स्टॉक पर डिपेंड करते हुए एनर्जी रिसोर्सेज आपके रिन्यूएबल हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज और आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेज और कैन बी जनरेटेड बाय अस।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड, जो ख़त्म ना हो, बिल्कुल ऐसे है प्रेजेंट होते हैं, उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंटली ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनते रहते हैं, जनरेट होते रहते हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या फिर हम इन्हें बना सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप समझ रहे हो, रीन्यू यानी कि बनते रहते हैं, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, नेचुरल प्रोसेस से जनरेट होते रहते हैं, या फिर ह्यूमन बींग्स भी बना सकते हैं। रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड विंड आर इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है, रिसोर्सेज हैं आपके जैसे सनलाइट और विंड, ये इनएग्जॉस्टेबल होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सच वास्ट अमाउंट्स दैट ह्यूमन कंजम्पशन फॉर वेरियस पर्पजेज डज नॉट अफेक्ट देयर टोटल क्वांटिटीज मच। जैसे सनलाइट और विंड हो गई, ये इनएग्जॉस्टेबल है, मीन्स कभी ख़त्म ना होने वाले। दे आर प्रेजेंट इन सच वास्ट अमाउंट्स, ये इतने वास्ट अमाउंट में, इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं कि ह्यूमन कंजम्पशन फॉर वेरियस पर्पज, ह्यूमन जो इन चीज़ों को यूज़ करता है अलग अलग पर्पजेस के लिए, कंजम्पशन करता है, इनका कंज्यूम करता है इन्हें, उनकी टोटल क्वांटिटीज़ का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। किसकी टोटल क्वांटिटी का, सनलाइट और विंड की क्वांटिटीज़ पर, या फिर जो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बनते रहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप देख रहे हो ना, हम डेली सांस लेते हैं, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, सभी सांस ले रहे हैं, तो इसका कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ रहा है हवा पर, कम थोड़ी हो रही है हवा, तो ये रिन्यू होती रहती है। तो सनलाइट और विंड आपके क्या है, इनएग्जॉस्टेबल हैं। सम रिसोर्सेज लाइक वाटर सम रिसोर्सेज सच एज वाटर आर साइकिल्ड within the environment by natural processes and this keeps their quantities more or less constant। कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर, इनकी वाटर साइकिल चलती रहती है एनवायरनमेंट के साथ नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, और इसी साइकिल की वजह से वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो मोर और लेस कांस्टेंट रहती है, मीन्स वाटर रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा लेवल हो जाता है। सच रिसोर्सेज व्हेन कंज्यूम्ड आर रिप्लेनिश्ड ओवर टाइम, ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं जब हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं वो टाइम टू टाइम रिप्लेनिश होते रहते हैं, रीन्यू होते रहते हैं। सम रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी जनरेटेड बाय अस, ऐसे ही कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्रोड्यूस वुड बाय प्लांटिंग ट्रीज, हम वुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट कर दो आप, ट्री लगा दो, एक छोटा सा प्लांट लगाया आपने, प्लांट लगाया, वो बड़ा हुआ और बड़ा हो गया तो वुड बनती है उससे, है ना, तो आप वुड बना सकते हो। बट दीज रिसोर्सेज विल अल्टीमेटली बी एग्जॉस्टेड इफ वी यूज देम अप फास्टर देन दे कैन बी रीजनरेटेड। लेकिन ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर हम उन्हें बहुत जल्दी जल्दी यूज़ करेंगे, मीन्स उनका रीजनरेशन तो हो नहीं पा रहा, हम उससे ज़्यादा स्पीड में उसे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को, तो ये रिसोर्सेज जो हैं आपके अल्टीमेटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच वर प्रोड्यूस्ड इन दी पास्ट बाय नेचुरल प्रोसेसेस दैट अकर्ड बाय चांस एंड मे नॉट अकर अगेन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोड्यूस हो गए थे पहले, पास्ट में प्रोड्यूस हुए नेचुरल प्रोसेस की वजह से, बाय चांस प्रोड्यूस हो गए और वो फिर से प्रोड्यूस नहीं हुए। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई, सप्लाई में लिमिटेड होते हैं ये, एंड कैन नॉट बी जनरेटेड बाय अस वंस दे हैज़ बीन यूज्ड अप, और जब हम इन्हें यूज़ कर लें तो उसके बाद ये फिर से हम उन्हें रीजनरेट नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल्स क्या हैं आपके, फॉसिल फ्यूल्स हो गए जैसे, ठीक है। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल समझ में आ गया, नाम से ही समझ में आ रहा है। रिन्यूएबल जिससे आप मतलब ह्यूमन बींग्स भी बना सकते हैं, या फिर नेचुरल प्रोसेस के द्वारा वो जनरेट होती रहती है, या फिर अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट रहती है। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं हम इन्हें रिन्यू नहीं कर सकते, रिप्लेनिश नहीं कर सकते, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट रहते हैं, और अगर हम इन्हें यूज़ करते जाएंगे तो जल्दी ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसके एग्जांपल है आपका रिन्यूएबल का क्या है, विंड, सनलाइट, और इसका नॉन रिन्यूएबल का है आपका फॉसिल फ्यूल्स। अब हम सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। कुछ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें सबसे पहला रिसोर्स है आपका वुड, लकड़ी। वुड इज़ अ कन्वेंशनल रिसोर्स, कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल रिसोर्स है ये आपका, दैट गिव्स विलेज पीपल एंड द अर्बन पुअर इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द एनर्जी दे यूज़ फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। वुड आपका ट्रेडिशनल रिसोर्स है जो गांव के लोगों को और अर्बन लोग जो होते हैं, जो गरीब होते हैं हमारी कंट्री में, मोस्ट ऑफ एनर्जी वो इन्हीं लकड़ियों से पाते हैं जो कुकिंग में और हीट करने में वो यूज़ करते हैं। उनके पास तो कोई गैस वगैरह तो होती नहीं है, तो वो क्या करते थे, गैस तो जब थी नहीं तो वो लकड़ी से जलाते थे, हीट प्रोड्यूस करते थे लकड़ी से, और कुकिंग भी उसी से करते थे। दिस वुड यूजुअली कम्स फ्रॉम ट्रीज एंड फॉरेस्ट इन दी नाइबरहुड, जो आस पड़ोस में पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होता है, वहाँ से ये लकड़ी आती है अब भी।
वुड इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, वुड आपका रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट कैन ऑल्सो बी जनरेटेड बाय अस, वुड आपका रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जिसे हम भी बना सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? बाय प्लांटिंग ट्रीज इन अ प्लांट वे टू रिप्लेस दोज दैट आर कट डाउन, वी कैन बी अश्योर्ड ऑफ अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वुड। अब जो पेड़ पौधे अगर कट रहे हैं तो उसकी जगह हम नया प्लांट कर दें, है ना, नया ट्री प्लांट कर दें, तो हमें कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहेगी वुड की। मान लो आपने, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर और चीज़ों के लिए, घर बनाने के लिए भी हमें जगह की ज़रूरत है। तो पेड़ पौधे अगर आप काट रहे हो तो कहीं और ऐसी जगह पर आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा प्लांट बो दो। आपने मान लीजिए 4 पेड़ काटे किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप 4 पौधे लगा दो, तो आपको कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहेगी वुड की। बट ट्रीज टेक टाइम टू ग्रो, बट ट्रीज जो हैं ग्रो करने के लिए टाइम लेते हैं बहुत। एंड वुड में बिकम स्केर्स इफ वी यूज्ड अप फास्टर देन इट कैन बी रिप्लेनिश्ड। और वुड जो है वो अगर ख़त्म हो जाएगी, अगर हम फास्टर रेट पर उसे यूज़ कर रहे हैं, इतनी तो ग्रो भी नहीं हुई वो, है ना। एक छोटा सा प्लांट है, उसे एकदम बड़ा ट्री बनने में कितने साल लगते हैं, बहुत साल लगते हैं। तो अब उसे अगर आप फास्ट रेट पर यूज़ करते जाओगे तो उससे पहले तो वो ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको मिलेंगे ही नहीं, है ना। वुड इज़ नॉट अ क्लीन फ्यूल, वुड आपका क्लीन फ्यूल नहीं है। एज बर्निंग इट प्रोड्यूसेस स्मोक एंड कॉजेज एयर पॉल्यूशन, क्योंकि क्लीन फ्यूल इसलिए नहीं है क्योंकि वुड को जब आप बर्न करते हो, जलाते हो, तो वो स्मोक प्रोड्यूस करता है और एयर पॉल्यूशन करता है। तो ये है आपका वुड के बारे में, ठीक है। वुड आपको कैसे मिलती है, कैसे यूज़ होता है, तो ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। बट अगर आप, एक लिमिट होती है हर चीज़ को यूज़ करने की, तो तरीके से यूज़ करेंगे तभी वो सही बैठेगी, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली उसकी सप्लाई मिलती रहेगी। नेक्स्ट है आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स रनिंग वाटर। रनिंग वाटर इज़ अ वाइडली यूज एनर्जी रिसोर्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में रनिंग वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनर्जी सोर्स की तरीके से। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर। इलेक्ट्रिसिटी जो इससे जनरेट होती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइडल पावर बोलते हैं। जो वाटर से, रनिंग वाटर से जो एनर्जी बनती है, उस जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइडल पावर बोलते हैं। इन हाइडल पावर जनरेशन में क्या होता है, जब हाइडल पावर बनाते हैं, मूविंग वाटर यानी कि रनिंग वाटर, यूजुअली वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। रनिंग वाटर में भी वो वाटर लिया जाता है जो हाइट से फॉल कराया जाता है। इज मेड टू स्ट्राइक द ब्लेड्स ऑफ अ टरबाइन, ठीक है। फॉलिंग वाटर को क्या करा जाता है, इतनी ऊंचाई से गिराया जाता है ताकि टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उस पर स्ट्राइक करे और वो टरबाइन रोटेट करे। क्या स्ट्राइक करे? वाटर। वाटरफॉल्स, डैम्स एंड स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स देयरफॉर ऑफर आइडियल कंडीशंस फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर। इसलिए आइडल पावर बनाने के लिए वाटरफॉल्स, डैम्स और स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं, ठीक है, जो ऊपर से गिरती हैं नीचे की तरफ, वाटरफॉल ऐसे ही तो होता है, तो उनका यूज़ किया जाता है हाइडल पावर बनाने के लिए। यहाँ पर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन दिखाई हुई है, ठीक है। ये रिजर्वायर है, वाटर है, ये डैम है आपका। तो यहाँ से देख रहे हो आप क्या हो रहा है, ये टरबाइन है आपका, ये इससे स्ट्राइक हुए, इसके ब्लेड से वाटर स्ट्राइक हुआ, फिर ये जनरेटर है, जनरेटर इससे कनेक्टेड है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और ये वायर्स आपके कनेक्टेड होकर जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। यहाँ पर आपको ऊपर गैदरिंग वुड फॉर फ्यूल इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर विलेज पीपल इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में गाँव के लोगों के लिए लकड़ी इकट्ठी करना फ्यूल के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है आज की डेट में भी, ठीक है। तो ये वुड के बारे में था और रनिंग वाटर के बारे में था। यहाँ पर आपको देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिखाया हुआ है, ये रिजर्वायर है और ये आपका डैम है। यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर ऐसे ही टरबाइंस और जनरेटर लगा हुआ होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वाटर एज एन एनर्जी रिसोर्स हैज़ सेवरल एडवांटेजेस। वाटर को अगर हम एनर्जी रिसोर्स की तरह देखें तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वाटर आपका एक रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड इज़ चीपर देन अदर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स। वाटर आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यू हो सकता है और बहुत सस्ता होता है दूसरे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के कंपैरिजन में एज लाइक फॉसिल फ्यूल्स। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर जनरेटिंग पावर इन एरियाज वेयर फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट फाउंड। ये वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा यूज़फुल होता है उन एरियाज़ में पावर जनरेट करने के लिए जहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। बिसाइड्स इसके अलावा हाइडल पावर इज़ इको फ्रेंडली। हाइडल पावर जनरेट करना बहुत इको फ्रेंडली है, ठीक है। एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता एज इट डज नॉट कॉज मच पॉल्यूशन, ठीक है। इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। अ डैम बिल्ट फॉर हाइडल पावर जनरेशन हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर हम एक डैम बनाते हैं हाइडल पावर जनरेशन के लिए
तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सच अ डैम हैज़ अ रिजर्वायर बिहाइंड इट फॉर स्टोरिंग वाटर। ऐसे डैम का एक रिजर्वायर होता है, उसके पीछे, डैम के पीछे एक रिजर्वायर बनाया जाता है ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके, ठीक है, वाटर को स्टोर करने के लिए। द रिजर्वायर कैन सप्लाई वाटर टू टाउन्स एंड सिटीज़। जो रिजर्वायर होता है वो टाउन्स और सिटीज़ को भी वाटर सप्लाई कर सकता है। प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड कर सकता है। एंड बी यूज फॉर फिशिंग एंड रिक्रिएशन, फिशिंग पर्पज़ के लिए और अदर पर्पज़ के लिए भी उस वाटर का यूज़ किया जा सकता है जो रिजर्वायर में स्टोर किया जाता है। बट इट ड्राउन्स फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। लेकिन ये जो रिजर्वायर में वाटर क्या करा जाता है, स्टोर किया जाता है, वो फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड्स और ह्यूमन एरियाज जो होते हैं जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं उसे ड्राउन कर देता है, यानी कि डुबो देता है। दिस मेक्स मैनी पीपल एंड एनिमल्स होमलेस। इससे बहुत सारे लोग और बहुत सारे जानवर होमलेस हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। और समटाइम्स डिस्ट्रॉयज वैल्यूएबल इकोसिस्टम एंड प्लेसेस ऑफ कल्चरल इंटरेस्ट। और कभी कभी वैल्यूएबल इकोसिस्टम जो होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है आपका, और कल्चरल इंटरेस्ट की जो जगह होती हैं जहाँ पर कुछ बड़े बड़े जैसे ग्राउंड्स वगैरह होते हैं वो सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारा एकदम से पानी चला जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये एक गाइस मैप दिया हुआ है, ठीक है, कुछ डैम्स दिए हुए हैं जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स के नेम है यहाँ पर आपके, ठीक है, जो ये रेड डॉट है ये आपके डैम्स के नेम है, रेड डॉट वाले। और ये जो ब्लू लाइन जा रही है ये रिवर्स हैं आपकी, ओके। तो ये कुछ डैम्स हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अभी हम डैम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे थे। बिसाइड्स डैम्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड। ये तो हमने कुछ एक दो एडवांटेजेस पढ़े, कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़े। इसके अलावा डैम्स बहुत महंगे होते हैं, बनाते हैं अगर हम इंसान या गवर्नमेंट जब डैम्स बनवाती है तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स their reservoirs become shallow due to the silt deposited by water flowing into them। और कुछ साल बाद क्या होता है, डैम बन गया, ठीक है, कुछ साल बाद उनका जो रिजर्वायर होता है वो गहरा कम हो जाता है क्योंकि उनमें से जो वाटर फ्लोइंग इनटू दैम, उसमें जो वाटर जा रहा होता है ना उसके साथ साथ कुछ सिल्ट भी चला जाता है। सिल्ट मीन्स क्या होता है, सिल्ट होता है आपका जो छोटे मोटे जैसे रेत होता है या छोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, तो उसकी वजह से वो रिजर्वायर में भर जाते हैं जिससे क्या होता है वो रिजर्वायर आपका शैलो हो जाता है, कम गहरा रह जाता है। दिस रिड्यूसेस देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, यानी कि उसमें पानी भरने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। जैसे एक ग्लास है, उसमें आपने पहले पानी भरा तो उसमें पूरा एक ग्लास पानी आ गया, फिर मैंने उसमें मान लीजिए आधा इतना रेत भर दिया तो पानी की कैपेसिटी कम हो गई ना। तो ऐसी रिजर्वायर के साथ होता है। अ डैम इज़ ऑल्सो अ हज़ार्ड। ये डैम जो है आपका हज़ार्ड भी है, एक नुकसानदायक चीज़ है। बिकॉज इफ इट ब्रेक्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द वाटर कलेक्टेड बिहाइंड इट देयर कैन बी डिवास्टेटिंग फ्लड्स डाउन स्ट्रीम्स। डैम आपके लिए एक नुकसानदायक भी है क्योंकि अब मान लो वो डैम का जो रिजर्वायर होता है उसके पीछे जिसमें वाटर कलेक्ट हो रहा है उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, ठीक है, और प्रेशर पड़ने की वजह से वो जो रिजर्वायर था वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो डिवास्टेटिंग फ्लड्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, बाढ़ आ सकती है। एंड बाय स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर करने से डैम्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ अर्थक्वेक्स एज वेल। और डैम्स की वजह से क्या हो सकता है, अर्थक्वेक भी आ सकते हैं ज़्यादा वाटर स्टोर होने की वजह से। सम ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर आर, हाइडल पावर ज़्यादा कहाँ बनता है, चाइना, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, रशिया, नॉर्वे और इंडिया। यहाँ पर हाइडल पावर जनरेशन बहुत होता है। इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर फर्दर इम्प्रूविंग इट्स कैपेसिटी टू जनरेट हाइडल पावर। इंडिया के पास बहुत सारी क्या है, इतनी ताकत है, इतना पोटेंशियल है कि वो फर्दर हाइडल पावर जनरेट करने की जो उसकी कैपेसिटी है उसे इम्प्रूव कर सकता है, विच कैन हेल्प इंडिया रिड्यूस पेट्रोलियम इम्पोर्ट्स। इससे और क्या होगा, इंडिया जो पेट्रोलियम आता है इंडिया में उसकी भी वो भी रिड्यूस हो जाता है। एंड कंजर्व एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज, और जो एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो भी हम कंजर्व कर सकते हैं। इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है, जैसे कोल है ना, हाइडल पावर अगर हम जनरेट करेंगे तो क्या होगा, कोल को हम कंजर्व कर सकते हैं, कोयला बचा सकते हैं ना, एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है आपका, तो हम उन्हें बचा सकते हैं इन चीज़ों को। सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया आर, इंडिया के कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। भाखड़ा नंगल डैम वहाँ पर एक है ना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। बीज हिमाचल प्रदेश में है। चंबल वैली मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेटअप है, इनका प्लांट है यहाँ पर, ठीक है। टेहरी उत्तराखंड, रिहंड उत्तर प्रदेश, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, हीराकुड ओडिशा, सरदार सरोवर नुकाई गुजरात, नागार्जुन सागर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, श्री राम सागर तेलंगाना,
कृष्णार्जा सागर एंड तुंगभद्रा कर्नाटका, कोयना एंड जायकवाड़ी महाराष्ट्र एंड मैत्तूर तमिलनाडु एंड इडुक्की केरला। ये सभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया में सेटअप हैं। ये सभी डैम्स के नेम हैं जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम विंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से देखिए। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो का आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।